गरीब की वफादार जादुई काली गाय। अरे फिर तो उस गाय पर मेरा हक है गुनिया। उस जादुई गाय को चुराकर मैं किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ अपनी। ये कहानी है बिलासपुर गांव की, जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वहाँ ऐसी ठंड पड़ती थी जिसके चलते लोगों को अपने रोज के काम करना भी बहुत मुश्किल होता था। उस गांव में किशन अपनी पत्नी आशा और बेटी रूपा के साथ रहता था। किशन लकड़ियां काटता और उन्हें बाहर बेचता था। उसी से उसका घर चलता था। आशा, अरे ओ आशा, मैं काम पर जा रहा हूँ। कुछ चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? मैं इतनी ठंड में नहीं उठ सकती जी। पिताजी, चाय मैंने बना दी है और देखो साथ में मैंने ना नमक वाले पराठे भी बनाए हैं। ओहो, उठ गई अपने पापा की चमची। हाँ, अच्छा है मेरी जान तो छूटी। हाँ हाँ, लाओ लाओ, जल्दी लाओ बेटा। आज पहले ही मुझे बहुत देर हो गई है। रूपा अपने पिता को चाय के साथ गरम गरम पराठा देती है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूं? अरे बेटा, तू कहाँ जाएगी? मैं पूरा दिन जंगल में लकड़ी काटूंगा। हाँ, तो मैं भी आपकी तरह जंगल में लकड़ी काटूंगी और आपकी मदद करूंगी पिताजी। तभी बिस्तर में से आशा उठती है। हाँ हाँ, अब बस यही काम बचा है पूरे खानदान को करने को, है ना? भगवान, कहाँ फंस गई मैं इन लोगों के बीच, जहाँ सारी दुनिया पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करना चाहती है और ये अपने बाप की तरह लकड़हारी बनना चाहती है। ये सब करेगी ना तो कोई शादी भी नहीं करेगा तुझसे। पूरी उम्र यहीं जंगल में घूमते रहना, समझी? अरे आशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी रूपा बच्ची है। वो बस मेरी मदद करने के लिए बोल रही है। और तुम न जाने कहाँ की कहाँ पहुंच गई। उम्र के साथ वो सब कुछ समझ जाएगी। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। कितनी बार बोला है कहीं नौकरी कर लो, लेकिन नहीं। हाँ, हे भगवान, हर रोज जंगल में निकल जाते हो। अब बच्चे जो देखेंगे वही तो सीखेंगे ना। अगर हम अमीर होते ना तो ये सब ना होता। वैसे भी सर्दियां आ गई हैं, गरीबी की असली सजा तो अब शुरू होगी। अब तुम बस भी करोगी? हाँ, अब तुम चाय पियो और जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। आशा हमेशा किशन को उसकी गरीबी का ताना देती रहती थी, पर किशन बहुत सीधा था। वो उससे कुछ भी नहीं कहता था। किशन ठंड में जंगल में जाता है और लकड़ी काटने के लिए पेड़ देखने लगता है। ये सही पेड़ लग रहा है, इसी से लकड़ियां काट लेता हूँ। आज तो मौसम भी खराब लग रहा है। हे भगवान, न जाने कब बारिश शुरू हो जाए। किशन ठंड में उस पेड़ से कुछ लकड़ियां काटता है। तभी वहां सेठ का मुंशी गुनिया लाल आता है, जो अपने आदमियों को लकड़ियां काटने को बोल रहा था। अरे ओ किशन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं सेठ ने किसी को भी जंगल से लकड़ियां काटने को मना किया है। जा, भाग जा यहाँ से। लेकिन मुंशी जी, मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे घर का चूल्हा तो इसी से जलता है। अरे देख, वो सब मैं नहीं जानता। तू चुपचाप यहाँ से निकल और ये लकड़ियाँ भी यहीं छोड़ दे, समझा? मुंशी अपने आदमियों को किशन की कटी हुई लकड़ियों को भी उठाने को बोलता है। मुंशी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे आज ये लकड़ियाँ ले जाने दो, मैं कल से यहाँ नहीं आऊंगा। अरे चुप कर और दूर हट मुझसे। तेरी इतनी हिम्मत, वो भी मुझे छूने की? किशन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। अरे अरे साहब जी, दया करो। आज लकड़ी नहीं बेचूंगा तो बीबी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अरे चला जा यहाँ से, वरना तेरी हड्डियां भी तोड़वा दूंगा, बता रहा हूँ तुझे। किशन निराश मन और थके कदमों से घर की ओर चल देता है। तभी आसमान से बारिश के साथ ओले बरसने लगते हैं। किशन भीगता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके फटे जूतों में पैरों की उंगलियां सुन्न हो रही थी। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे साथ ये सब कर रहा है? किशन की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो धीरे धीरे अपनी छोटे से टूटे घर की ओर बढ़ा। झोपड़ी से धुआं नहीं उठ रहा था, मतलब चूल्हा ठंडा था। अंदर घुसते ही आशा की आवाज सुनाई देती है। अरे, इतनी जल्दी आ गए? कुछ लकड़ियां काटी या नहीं? आशा, वो आज जंगल में सेठ जी का मुंशी आया था और उन्होंने जंगल में लकड़ियां काटने को मना कर दिया। जो लकड़ी काटी थी उसे भी नहीं उठाने दिया। क्या? लकड़ियां काटने नहीं दी?
तो फिर अब तुम क्या करोगे? ये सेठ अब हमारी सारी लकड़ियां खुद बेचेगा। लेकिन अब हमारा क्या होगा? घर में आटा दाल नहीं है। 2 दिन से सूखी रोटी खा रहे हैं। हम तो जैसे तैसे खा लेंगे। पर बताओ, रूपा को क्या खिलाऊं? क्या उसका पेट भी काट दूं? भगवान कुछ तो रास्ता दिखाएगा। तुम परेशान मत हो, भगवान सब देख रहा है। हर बार यही बोलते हो। अगर भगवान अच्छा करता ना तो आज हमारे सर पर पक्की छत होती, ना कि टपकती हुई झोपड़ी। आशा की बातों में दर्द था, पर तानों का जहर भी था। किशन उसके शब्दों में छिपे दर्द को समझता था, पर जवाब देने की ताकत उसमें नहीं थी। वो बस एक सांस भरकर बोला, मैं कल पहाड़ी के दूसरी तरफ जाऊंगा और वहां से लकड़ियां जमा करके ले आऊंगा, ठीक है? आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा ये बताओ। जल जाएगा। वो मैं सेठ धनीलाल के पास जाता हूँ, शायद वो कुछ दे दे। अरे उस आदमी ने तो हमारे पेट पर पहले ही लात मारी है। खैर जाओ, कोशिश कर लो। किशन बारिश में सर पर एक बोरी डालकर सेठ के घर की ओर चल पड़ा। प्रणाम साहब जी। ओहो किशन, तुम यहाँ भीगते हुए कहाँ चले हो? जरा दूर रहकर ही बात करना। हाँ, सेठ जी, वो आपके आदमियों ने जंगल से लकड़ी काटने को मना कर दिया। आपको तो पता ही है, मेरा घर वहीं से चलता है। आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाते तो गुजारा चल जाता। मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगा। उधार? और तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, तुम जैसे जो लोग हैं ना, वो बस भगवान के भरोसे रहते हैं। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे कुछ उधार दे दो, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन पैसे एक शर्त पर दूंगा। पहले इस पेपर पर अंगूठा लगा। ये कैसे पेपर है सेठ जी? अरे तुमने पैसे लिए हैं, इसका हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है सेठ जी। सेठ के कहने पर किशन एक पेपर पर अंगूठा लगा देता है और बदले में सेठ किशन को 2,000 रुपए देता है। किशन पैसे लेकर एक राशन की दुकान पर जाता है और घर के लिए कुछ राशन ले लेता है। इधर सेठ धनीलाल अब इस बेवकूफ का घर मेरे नाम हुआ। कब से इसकी जमीन पर मेरी नजर थी। किशन राशन लेकर घर पहुंचता है। ये लो आशा, राशन लाया हूँ। अब तुम जल्दी से खाना पका लो, रूपा को भी बहुत भूख लगी होगी। आशा जल्दी से चूल्हा जलाती है और खाना बनाती है और तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह किशन कुछ खाना बांधकर पहाड़ी की दूसरी तरफ लकड़ियां काटने के लिए जाता है और वहां कुछ लकड़ियां काटता है। किशन बहुत थक गया था। उसके हाथ भी सुन्न पड़ रहे थे ठंड की वजह से। किशन थोड़ी देर वहीं बैठकर खाना खा लेता है। किशन वहीं जंगल में थोड़ी आग जलाता है और आग के पास बैठकर रोटी खाने लगता है। तभी एक गाय के रंभाने की आवाज आती है। वाह! इधर उधर किशन देखता है। तभी एक गाय और उसका बछड़ा किशन की ओर बढ़ रहा था, जिसके पीछे पड़ा हुआ था एक शेर। तभी किशन जलती हुई लकड़ी उठाता है और शेर को वहां से भगा देता है। हे भगवान, यहाँ तो शेर भी है। इस आग की वजह से बच गया, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। वो गाय और उसका बछड़ा किशन के पास खड़े हो जाते हैं। किशन अपनी रोटी में से एक रोटी उस गाय और उस गाय के बछड़े को देता है और वो दोनों बड़े प्यार से रोटी खा लेते हैं। ये गाय और इसका बछड़ा तो बहुत सुंदर है। लगता है ये आवारा गाय है। क्यों ना मैं इन्हें अपने घर ले चलूं, नहीं तो वो शेर इसके बछड़े को छोड़ेगा नहीं। किशन गाय और उसके बछड़े को रस्सी बांधता है और अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे ये किसकी गाय पकड़ कर ले आए हो आप? किशन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे देखो, ये गाय कितनी हष्ट पुष्ट भी है। मुझे तो लगता है आशा, ये गाय दूध भी देती होगी। हाँ जी, लगता तो ऐसा ही है। अगर ये गाय दूध देती है ना, तो इसका दूध बेचकर हम अपना घर आसानी से चला पाएंगे और आपको जंगल में लकड़ियां काटने भी नहीं जाना पड़ेगा। किशन और आशा उस गाय को अपने घर पर रख लेते हैं। अगली सुबह सेठ धनीलाल अपने आदमियों के साथ उनके घर पर आता है। सेठ देखता है कि किशन ने अपने घर पर बाहर एक गाय और बछड़े को बांधा हुआ है। अरे ओ किशन, किधर है तू? बाहर निकल घर से। किशन अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। आशा, ये तो सेठ की आवाज है ना? किशन और आशा रूपा तीनों घर के बाहर आते हैं। अरे सेठ जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे सुन किशन, जल्दी से तुम लोग अपना सामान बांधो और निकलो इस घर से।
सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और क्यों जाऊं भला? अरे लगता है सेठ जी, इसे आपकी बात समझ में नहीं आई। गुनिया कुछ पेपर दिखाता है। सेठ जी, ये क्या है? ये किस चीज के पेपर है? अरे ये तेरी जमीन के कागजात हैं। इस पर साफ लिखा है कि तूने अपने पूरे होशो हवास में अपना ये घर और जमीन सेठ धनियालाल को बेच दी है। ये बात सुनते ही किशन और आशा तो सुन नहीं रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी पेपर पर कोई दस्तखत नहीं किए हैं। रूपा बेटी, जरा देखना इस पर क्या लिखा है। रूपा जमीन के पेपर देखती है। बाबा, इस पर तो साफ लिखा है कि आपने ये घर और जमीन दोनों सेठ जी के नाम कर दी है। पढ़ लिया? अब जल्दी से अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। किशन रोने लगता है। सेठ जी, आपने धोखे से मुझसे इन पेपर पर अंगूठा लगवाया है। मैं अपने घर को नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा तूने? ये घर नहीं छोड़ेगा? लगता है तुझे मरम्मत की जरूरत है। सेठ अपने आदमियों से कहकर किशन को मरवाने लगता है। सेठ जी, मेरे पति को छोड़ दीजिए। आपके आदमी उनकी जान निकाल देंगे। सेठ जी, रहम कीजिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। कल तक तुम लोग मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए, समझे? सेठ और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। सेठ के आदमियों ने बुरी तरीके से किशन को जख्मी कर दिया था। आशा, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किशन फूट फूट कर रो रहा था। उसकी ऐसी पीड़ा देखकर अचानक से उसकी काली गाय बोलने लग जाती है। किशन, तुम रो नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तभी तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। बाबा, ये तो काली गाय बोल रही है। किशन, मैं एक जादुई गाय हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर सकती हूँ। क्या? जादुई गाय? किशन, मुझे एक वरदान है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता है तो मैं उसकी मदद करती हूँ। तुम्हारे इस मुश्किल समय में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे काली गाय? काली गाय अपनी जादू से वहाँ बहुत सारा अनाज, पैसे और सोना प्रकट कर देती है। किशन, इन पैसों से तुम अपना घर और जमीन छुड़वा लो। किशन भावुक हो जाता है और अपनी काली गाय के गले लग जाता है। गाय माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशन और उसका परिवार काली गाय को धन्यवाद करते हैं। अगले दिन किशन पैसे लेकर सेठ के घर चला जाता है और सेठ को पैसे दे देता है और अपनी जमीन और घर दोनों छुड़वा लेता है। अरे गुनिया, इस भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? पता नहीं मालिक, लगता है मालिक जरूर इसने कहीं चोरी की है। अरे नहीं नहीं गुनिया, किशन चोरी नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास ये पैसे कहाँ से आए इसका पता लगाओ। गुनिया दो आदमियों के साथ किशन का पीछा करता हुआ उसके घर तक आ जाता है। देखो गाय माता, आपकी कृपा से मुझे मेरा घर और जमीन मिल गए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता हूँ। किशन, तुम्हें एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत नेकदिल इंसान हो और भगवान भी अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। किशन, मैं आज से तुम्हें बहुत सारा दूध दिया करूंगी, जिसे तुम बेचकर अपना खुद का काम शुरू करना। गुनिया काली गाय को बोलता देख बहुत हैरान था। अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे ये बात जल्द से जल्द मालिक को बतानी होगी। गुनिया सेठ के पास आता है और किशन की जादुई गाय के बारे में बताता है। क्या जादुई गाय? उसके घर के बाहर जो वो कल गाय बंधी हुई थी वो जादुई गाय है? हाँ सेठ जी, फिर तो वो गाय पर मेरा हक है गुनिया। उस जादुई गाय को चुरा कर मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। सेठ लालच में बहुत खुश था और वो रात होते ही किशन के घर के बाहर बैठी काली गाय को चुराने आता है। सेठ धीमी आवाज में बोलता है, गुनिया, सब लोग सोए हुए हैं, तू जल्दी से जादुई गाय को खूंटे से खोल ले। गुनिया काली गाय के पास जाता है और काली को खूंटे से खोल लेता है। लालची सेठ, मुझे पता था
तेरा लालच तुझे यहाँ खींचकर जरूर ले आएगा। सेठ तो काली गाय को बोलता देख हैरान हो जाता है। अरे ए काली गाय, तू मेरे साथ चलेगी और मुझे बहुत धनवान बनाएगी। क्यों नहीं सेठ, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं आज ही पूरी कर दूंगी, जिसके बाद तुम्हारी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। काली गुस्से से गुनिया और सेठ को जोर से टक्कर मारती है। सेठ और गुनिया बुरी तरीके से जमीन पर गिर जाते हैं। अरे सेठ जी, इस गाय ने तो मेरी कमर तोड़ डाली। हाँ गुनिया। काली गुस्से से भागती हुई उनकी तरफ आने लगती है। काली को अपनी तरफ आता देख दोनों भागने लगते हैं, लेकिन काली उन दोनों को फिर से टक्कर मारती है। गुनिया और सेठ दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज से गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई, ये तो सेठ और गुनिया है ना, लेकिन इनकी ऐसी हालत किसने की होगी? तभी लोगों का शोर सुनकर किशन और उसका परिवार भी वहां आते हैं। रामू, इतना शोर क्या हुआ है? और ये मेरी काली गाय यहाँ कैसे? मुझे लगता है किशन, तुम्हारी काली गाय ने ही सेठ और गुनिया की ये दशा की है। सेठ और गुनिया भागकर किशन के पास आते हैं और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन सेठ जी, काली आप दोनों को क्यों मार रही है? किशन, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। अरे किशन की गाय तो बोल रही है। किशन, सेठ को जैसे ही मेरे जादुई होने की बात पता चली, वो अपने आदमी के साथ मिलकर मुझे यहाँ चुराने के लिए आ गया। हाँ किशन, तुम्हारी जादुई गाय सच कह रही है। मैं लालच में अंधा हो गया था, इसलिए तुम्हारी जादुई गाय को चुराकर और अमीर होना चाहता था। मुझे माफ कर दो जादुई गाय, मैं आगे से कभी लालच नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन तुमने जो गरीब लोगों की जमीन हथिया रखी है, उन सबको तुझे वापस देना होगा। हाँ हाँ, मैं सबकी जमीन वापस कर दूंगा। सेठ और गुनिया वहां से भाग जाते हैं। किशन की जादुई गाय की वजह से हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी। जादुई गाय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठ सबको उनकी जमीन वापस कर देता है। कुछ समय के बाद किशन एक अच्छी जिंदगी जीने लग जाता है। किशन, अब मेरा समय पूरा हो गया है। तुम इसी तरह सच्ची निष्ठा और लगन से अच्छे कर्म करते रहना। ईश्वर तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखे। जादुई काली गाय अपने बछड़े के साथ वहां से गायब हो जाती है। किशन जादुई काली गाय की याद में गौशाला खोलता है, जिस वजह से कई बेसहारा आवारा जानवरों को उस गौशाला में आश्रय मिल जाता है।